हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीयूटी एग्जाम्स के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो मैं भी जब भी आपको लेक्चर्स में दिखूंगा तो मैं जीके जीएस का पार्ट पढ़ाते हुए मिलूंगा, जिसमें आपको सीयूटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को स्पेशली ध्यान में रख के आपको ये एग्जाम्स में तैयारी करवाई जाएगी और वीडियो के लेक्चर्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, मैं पिछले 2 सालों से सीयूटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो हमें बहुत ही एक्यूरेट आइडिया होता है पेपर पैटर्न को देख के कि क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस देख के बच्चा थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि यार बहुत ज्यादा बड़ा होगा। नहीं, हम उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितना कि हमें इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो आज जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आप पीछे देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक लिखा है, तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। तो मतलब आज आप पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स की। इससे पहले जो बच्चे नए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स के वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं आपको मिल जाएंगे चैनल पे। उसमें आपको मिलेगा बजटरी सिस्टम, जिसमें फिजिकल पॉलिसी मिलेगी आपको और गवर्नमेंट बजट के बारे में पता चलेगा। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई और आरबीआई का फंक्शन वो पता चल जाएगा। और उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम के कितने टाइप के बैंक होते हैं इंडिया में, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा तीसरे वीडियो में। तो इकोनॉमिक्स की 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो देर मत कीजिएगा, उनको जाके देखिए। और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है आपके थ्रू, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, और उसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आज जो आप पढ़ेंगे, आज इकोनॉमिक्स का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी के बारे में। किसके बारे में? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एंड पुअर्टी के बारे में। क्योंकि ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है और एज वेल एज पूछा जाता है आपसे पुअर्टी के बारे में। इसी के साथ अगर इकोनॉमिक्स डोमेन का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके सिलेबस का पार्ट है। तो इससे क्या होगा, मतलब इकोनॉमिक्स के जितने भी वीडियोस बने हैं, अगर कोई इकोनॉमिक डोमेन का बच्चा जाके उसको देखता है, तो जितने भी वीडियोस देखेंगे उससे उसके इकोनॉमिक्स के कुछ ना कुछ पार्ट कवर हो जाएंगे, तो उसमें भी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए और समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर सबसे पहली बात आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, भाई अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चलता है कि डेफिनेशन क्या है, कौन सा पर्सन अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की कैसी कंडीशन होती है। तो देखिए डेफिनेशन कहती है कि देखिए 14 ईयर तक तो चाइल्ड लेबर है। 14 ईयर तक तो क्या है, चाइल्ड लेबर है, जो कि आर्टिकल 17 कहता है कि बैन होना चाहिए इंडिया में। तो जब चाइल्ड लेबर है तो इसका मतलब 14 ईयर से छोटा बच्चा अगर खाली बैठा है उसके एजुकेशन की टाइम है, तो उसे तो आप अनएम्प्लॉयड कह नहीं सकते। तो आप कहोगे सर एज लिमिट के अकॉर्डिंग 15 हो गई, प्लस 60 जो है वो रिटायरमेंट की है, कि भाई इंसान क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। इसका मतलब 50 to 60 जो है वो क्या हो गई, एज लिमिट हो गई डेफिनेशन के लिए। इजी है। उसके बाद अनएम्प्लॉयड कौन होगा भाई, someone who is looking for work, someone who is looking to work, who is looking to work, जो काम करना चाहता है, जिसको काम करने की बात है, but not getting the job, but not getting the job। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को कहोगे कि ऐसा पर्सन जो 15 to 60 ईयर के बीच में आता हो और अगर वो जॉब के लिए सर्च कर रहा हो और उसको फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन पता चल गई। इफ यू आर अनविलिंग, भाई मुझे काम करना ही नहीं है, मैंने बैठ के खाना है, जो समझो भाई मेरे पास बहुत पैसे, मेरे बप्पे ने बहुत कमाए, मैंने क्यों काम करना, इस कंडीशन में चल यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने वाला बच्चा है भाई, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अनएम्प्लॉयड कैसे हो गया, वो तो भी पढ़ाई कर रहा है किसी कोर्स की। आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो ठीक है। अब एस्पिरेंट वगैरह की बात कर दो भाई, कि अब तैयारी करने आए हो एसएससी यूपीएससी की, तो आप एस्पिरेंट हो। एस्पिरेंट को अनएम्प्लॉयड कहना सही भी है, नहीं भी है, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो तैयारी कर रहा है। अगर उसको मिल जाए 1 साल में, तो कोई 2 साल करना चाहता है, नहीं करना चाहता, 5 साल थोड़ी कोई करना चाहता है। तो 5 ईयर प्लानिंग में क्यों दौड़े वो, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड कौन होगा कौन नहीं होगा, इसकी एक डेफिनेशन है और इसके स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड में अगर आप आते हैं, आप तो नहीं आते, आप तो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तो अपने आप को अनएम्प्लॉयड करेंगे, मतलब ऐसा नहीं हो कि 15 ईयर प्लस है आप तो सर हम अनएम्प्लॉयड हो गए, ना 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 ना। अभी तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन करें, 21, 22, 23 साल तक पढ़ाई करेंगे, तब तक जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी इंप्लॉयमेंट के लिए प्रॉपरली, तो फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं हुए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में
टाइप्स पढ़ेंगे, इसी के साथ कॉज भी पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजरमेंट कैसे लेते हो, सोल्यूशन क्या है। भाई मैं केवल आपको कॉज नहीं पढ़ाऊंगा, इसका सोल्यूशन भी। भाई परेशानी तो सभी बताते हैं, मजेदार वो है जो उसका सोल्यूशन बता दे। तो हम तो मजेदार हैं, देखते हैं सोल्यूशन, सोचना क्या। चलिए आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है भाई, देखिए सिंपल सिंपल स्लाइड और सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा एलाबरेट करके एक्सप्लेन करने की जैसी चीजें यहाँ पे है नहीं। तो मैं कहूंगा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की बात करूं मैं, तो आप कहोगे कि सर इस रिफर्स टू सिचुएशन, वही चीज है कि वर्कर्स हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग बट नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एज लिमिट मैंने बता दी, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया। समझते ये पार्ट को कि भाई बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट में देखते हैं। Economics typically focus on the unemployment rate and the unemployment rate is expressed in the percentage। तो भाई इसको परसेंटेज में देखा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरह। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बोला जाता है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स या टोटल वर्क फोर्स, भाई जो होता है उसको डिवाइड करो 100 वगैरह से मल्टीप्लाई करो तो ही तो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो चलिए अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के बारे में ज्यादा नहीं, हम अगली स्लाइड्स पे आते हैं। अब समझते हैं कॉजेस क्या है, कि भाई क्या क्या कॉजेज है। वैसे तो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला बोला जाता है हमेशा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। आप भी मानते हो, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हर जगह इक्वल प्रोग्रेस नहीं है। इक्वल प्रोग्रेस या इंडस्ट्रीज या सेक्टर ना होने की रीजन से, जैसे दिल्ली वगैरह सिटी में बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट के, सेक्टर डेवलप्स हैं, लेकिन रूरल इलाकों में डेवलप ना होने की रीजन से या किसी पर्टिकुलर स्टेट में उतनी डेवलपमेंट ना होने की रीजन से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, भाई सीजन वाइज काम है, बारिश में चल रहा है काम, शादी का सीजन आ गया शादियों का काम चल रहा है, गन्ने के जूस का सीजन आ गया गन्ने का काम चल रहा है। तो जो सीजन वाइज जॉब है, जैसे सीजनल लेबर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज में एक्सपर्ट है, वो एक सीजन में चलता है। जैसे भाई वो मूर्ति बनाते हैं तो लक्ष्मी पूजा में बिकेगी, गणपति में बिकेगी, दुर्गा पूजा में बिकेगी, बाकी के टाइम नहीं बिकेगी। इंक्रीजिंग टर्न आउट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज, भाई हमारे यहाँ से बहुत, जैसे आप सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, देखिए कितने लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, फिर इसमें से कितने लाखों पढ़ के निकलेंगे, फिर वो पढ़ के निकलने के बाद जॉब नहीं है, पता ही नहीं है कि इस डिग्री का करना क्या है, फिर से आपको शुरू से प्रैक्टिस वगैरह करनी है, बस डिग्री दिखानी है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। स्लो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, जी हाँ। इनसफिशिएंट रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, अगर वही 2 डिजिट, वैसे 2 डिजिट जीडीपी ग्रोथ लगभग में चाइना का सपना था जो उसने टच करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। तो 2 डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ आसान नहीं है, लेकिन अगर कुछ उसके आसपास हो, जीडीपी की ग्रोथ है मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, क्योंकि बिना इंडस्ट्रीज बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं। सीजनल, अब हम टाइप्स को समझते हैं। जैसे मैंने आपको समझा ही दिया कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात जब भी करेंगे तो उसमें क्या आएगा सर, अकर्स व्हेन ऑक्यूपेशन इज नॉट इन डिमांड एट अ सर्टेन सीजन। जैसे शादी में, भाई वही घोड़ी शादी में 5,000 की है, वैसे पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि घोड़ी चढ़ के जानी है मैंने। शादियों में उन्हीं फूलों की उसी कैटरिंग के भाव बढ़ जाने हैं, वही सहरे आपको लाख रुपए में शेरवानी मिलती है। वैसे तो रास्ते में चांदनी चौक पे पकड़ते हैं, भाई आ जाओ शेरवानी ले लो, वो शाहरुख खान वाली ले लो। अरे भाई नहीं लेनी, जबरदस्ती ले ले, कोई सीजन की बात होती है ना। तो ऑफ सीजन में बड़ी दिक्कत होती है। लगभग में बहुत ही कम ही ऐसे बिजनेस है जिसमें ऑफ सीजन नहीं आता। लगभग में कई चीज से, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड गर्मियों में बढ़ेगी तो आप देखते पेप्सी कोला लिम्का इतने सारे सुपरस्टार ऐड करते हैं, ठंडी में करते ना, भाई पिएगा कौन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां समझिए, इसको समझिए। अब ये सारे एम्प्लॉयमेंट जब पूछे जाते हैं तो आपके दिमाग में एंटर नहीं करते कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए, frictional unemployment occur when a worker move from one job to another. It is a result of imperfect information in the labor market because if job seekers knew that they would be employed for a particular job vacancy, almost no time would be lost to getting a new job, eliminating। तो देखिए, फ्रिक्शनल जॉब का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी किसी जॉब में हैं, जॉब में ऑलरेडी हैं, यू आर ऑलरेडी इन द जॉब, बट आप एक बेटर पोजीशन के लिए या आपका वहां पे समझ में नहीं आता तो आप काम को क्या करते हैं, क्विट करते हैं और न्यू जॉब के लिए लुकिंग करते हैं। इस बीच में हो सकता है कि 1 मंथ, कुछ मंथ्स का गैप आ जाए। क्या आ जाए? कुछ मंथ्स का गैप आ जाए न्यू जॉब मिलने में, क्योंकि भाई
वर्कर को एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहता कि इसको छोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये आइडिया नहीं रहता तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो कुछ मंथ्स का गैप आता है, तो इसीलिए मतलब फ्रिक्शनल है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको जॉब मिलेगी, लेकिन किसी टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड है। उस केस में इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप कह सकते हो कि डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा होती है। भाई हमारे यहाँ इंडिया में जॉब मिल जाए वही बड़ी बात है। डेवलप्ड कंट्री में जहां पे उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वहां पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस देखे जाते हैं कि वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बेटर। इंडिया में भी ढूंढते हैं, है इंडिया में भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी है, बट रेट लो है। मतलब कई जगह तो हमें मिल जाती है तो हम जॉब छोड़ना नहीं चाहते डिजायर्ड कंपनी में। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। समझिए, साइकिल और डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज नीड टू low workforce. The demand for the labor increase with the economy in the growth phase. Again, when the economy passes through the depression. मतलब साइक्लिक का मतलब ये इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी और मार्केट पे हमारे डिपेंड करता है। अगर भाई इकोनॉमी ग्रोइंग है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो लेबर की डिमांड ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको समझा दूं कि दिवाली आती है, जब हमारे यहाँ दिवाली आती है या कोई फेस्टिवल आता है, तो फेस्टिवल टाइम पे लोग परचेजिंग पावर बढ़ा देते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे ऑफर आते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस टाइम पे लेबर्स की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब वो सीजन है, वो क्या है, सीजन है लेबर्स के लिए। जैसे टीचिंग लाइन में बात की जाए तो जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाला होता है, उसके 2-3 महीने पहले क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं। और इस क्रैश कोर्सेज के लिए भाई क्या होना चाहिए, टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो अचानक टीचर्स को हाई पेमेंट मिलती है। अच्छे एक्सपीरियंस है तो हाई पेमेंट मिलने लगेगी। लेकिन जब नॉर्मल टाइम चल रहा है, कोई एग्जाम ही नहीं चल रही है, बच्चा कोचिंग में आ ही नहीं रहा है, तो भाई पेमेंट टीचर की कहां से करेंगे। तो टीचर्स के पास क्या होगी, जाओ वैनिश हो जाती है उनके पास भी। तो ये साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है, मार्केट की, इकोनॉमी की ग्रोथ या डाउनफॉल पे। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, अगर भाई किसी कंट्री में डिप्रेशन चल रहा है तो कैसे काम चलेगा। दिवाली में इतनी मिठाइयां बिकती हैं कि एक्स्ट्रा हलवाई और लेबर्स को अपॉइंट करके कंपनियों को डिलीवरी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो फेस्टिव टाइम्स वगैरह में हाई डिमांड का होना और जब नॉर्मल टाइम में लो डिमांड का होना, इसे कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। और ये चलता रहता है, ये लगभग में चलता है सारी कंट्रीज में या हर मार्केट में। एक दौर आता है कि वो बहुत ज्यादा उछाल में होता है और एक दौर आता है कि बहुत ज्यादा डाउन जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है वो उसे हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब बहुत ज्यादा मार्केट ग्रो कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और मार्केट डाउन हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्कर्स जैसे ही काम होता है, एक्स्ट्रा वर्कर्स को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो जब एक्स्ट्रा वर्कर को रिलीज कर दिया जाएगा तो भाई सीधी बात है वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। आजकल देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चलता है, और ये सेशन में आ गया कि लोग अपनी बचत करने के लिए परमानेंट अपॉइंटमेंट अब कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में जितने महीने काम होता है तेजी से करवाते हैं, हाई पेमेंट देंगे, उतने ड्यूरेशन में आपको पेमेंट भी नॉर्मल पेमेंट से क्या होगी, हाई होगी। क्योंकि उतने छोटे टाइम पीरियड के लिए कोई क्यों आएगा, वो अट्रैक्टिव तो होता है, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपके पास जॉब ही नहीं है। तो जो परमानेंट सेटल है वो नहीं आएगा, कहेगा नहीं भाई 2 महीने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, साल भर तो ये खाने को देता है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है सर, अभी तक हमने पढ़ा सीजनल और फ्रिक्शनल और साइक्लिक, 3 पढ़े हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, structural unemployment arise when the qualification of a person is not enough to meet his job responsibility. Conversely, structural unemployment arise when the salary offered to a person falls short of the minimum wages that can be paid for the current job. आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझो अंडर एम्प्लॉयड भी आप थोड़ा सा कह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि भाई जितनी उस जॉब के लिए सैलरी मिलनी चाहिए थी उतनी सैलरी वो दे नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, मल्टीपल कैंडिडेट हैं। तो आपको भाई आपने किया है काम, तो आपने कहा कि भाई मेरी 50 के इसकी सैलरी बनती है, लेकिन एक कैंडिडेट है वो 30 के पे भी रेडी है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। हाँ से कुछ, ना से कुछ, हाँ से ही। तो जब भी आपको देखिए, या तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी एनफ नहीं है कि आप उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो सको, जॉब है लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही है तो पोस्ट खाली पड़ी है। दूसरा, उस पे जितना भी सैलरी मिलना चाहिए, लिखा है सैलरी ऑफर्ड अ पर्सन फॉल। जैसे मैं एज ए टीचर हूं, मुझे भी कई सारे ऑफर आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भाई मेरी सैलरी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, और मुझे कोई ये ऑफर करेगा तो मैं मना कर दूंगा।
है एम्प्लॉयमेंट है, जॉब मिल रही है, लेकिन मेरे लेवल की नहीं मिल रही, तो अपना लेवल डाउन करके भी हर बार जॉब लेना जरूरी नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की वजह से आता है। कहीं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मैच हो रही है, कहीं आपकी सैलरी मैच नहीं हो रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, फ्यूचर में आपके साथ भी होगा। हम लोग तो इसके पार्ट में जो ये पढ़ा रहा हूँ ये सारी हमने झेली हुई है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, जैसे जॉब स्विच करना, जैसे एग्जाम्स आ जाना तो उसको सीजन कह देते हैं, तो उसमें ज्यादा डिमांड होना। कई कोचिंग वाले कॉल करेंगे कि सर आके 2 लेक्चर ले लीजिए, इतनी पेमेंट करेंगे। अभी उतना सीजन नहीं है तो नहीं करेंगे वो, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा आपने, साइक्लिक पढ़ा, सीजनल पढ़ा, फिक्शनल पढ़ा, अभी ये सब बाकी है। स्ट्रक्चरल पढ़ा, अभी टेक्निकल बाकी है, डिसगाइज्ड बाकी है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ये समझ लीजिए भाई, डिसगाइज्ड क्या होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कहां पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों पाई जाती है, इसका मतलब समझते हैं भाई। तो मैं समझाता हूं, शायद अगली स्लाइड में हो तो अच्छी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, तो चलिए समझ लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है, एक फार्मर की फैमिली है, एक फार्मर फैमिली है। वैसे मैं गांव में रहता हूं तो मुझे पता है। जैसे कि अब मान लीजिए उसके पास 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ लैंड है। अब इस 1 एकड़ लैंड में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करें और सब कुछ ढंग से करें तो पूरे साल हार्डली रिक्वायरमेंट होती है 1% की या 2% की। इसका जो आउटपुट आएगा निकल के वो 2% के लिए सफिशियंट है और 2% की नीड है। लेकिन फैमिली में है 5%। अब क्योंकि उन 5% के पास कोई काम नहीं है तो ये 5 के 5 क्या है, इसमें काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। 5 काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बिजी है, वो एम्प्लॉयड है। रियलिटी में जो प्रोडक्शन तो भाई 5 लोगों के काम करने से बढ़ थोड़ी जाएगा, खेत से एक्स्ट्रा थोड़ी उगलेगा। उगलेगा तो उतना ही जितना वहां से निकलेगा 2% के लिए। तो 2% की सैलरी के बराबर वहां से निकल रहा है और काम कर रहे हैं 5, तो उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन यू आर सीम्स इट सीम्स दैट यू आर वर्किंग बट एग्जैक्टली आउटपुट इज नॉट दैट मच एज इट शुड बी। जितना आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट आ नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि आप बड़े बिजी हो, समझ रहे हैं, उसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है या डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये सबसे ज्यादा हाई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। इंटेंसिव लेबर लगते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इस तरह से पूरी की पूरी फैमिली उसमें बधी रहती है, ठीक है भाई। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ जाए, क्या आ जाए, न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो सीधी बात है, न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो हो सकता है कि जैसे पहले क्या था, कंप्यूटर आया। अब कंप्यूटर आने से कई लोगों की जॉब बढ़ी लेकिन कई लोगों की जॉब खत्म हो गई। जो टाइपराइटर्स थे वो सब थे, उनकी जॉब खत्म हो गई। अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई के आने से कई सारी जॉब क्रिएट हुई हैं लेकिन कई सारी जॉब फिनिश हो चुकी हैं। भाई कंटेंट राइटिंग का काम हो, चैट जीपीटी वगैरह का यूज मैं भी करता हूं, कमाल के एआई ऐप है। क्या चाहिए आपको, स्टोरी राइटर्स का, कंटेंट राइटर का। अब जो अच्छा कंटेंट राइटर है वो उसकी मदद से कंटेंट लिख के थोड़ा और अच्छे क्रिएटिव करेगा, करते हैं। क्रिएटिविटी अगर आपकी है, क्रिएटिविटी कोई भी एआई आपकी खा नहीं सकती। लेकिन जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे अब पूरी फुल मशीनराइज, फुल ऑटोमेटिक मशीन आ गई। अब फुल ऑटोमेटिक मशीन आ गई तो उसके लिए कौन हायर किया जाएगा, उसके लिए हायर किया जाएगा जो उस मशीन को चलाने वाला होगा, टेक्नीशियन। लेकिन जो लेबर था, जो 5 लेबर उस मशीन का काम करते थे, वो सारे के सारे फायर्ड, क्योंकि लेबर है वो कितना एजुकेटेड होगा। तो उस तरह को टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के आने से। तो अब आपने पढ़ लिया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है कि भाई आप एजुकेटेड हैं और जॉब करने के लायक हैं, जॉब करने के लायक है, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट भाई, आप बैचलर डिग्री करके निकलते हैं, बीटेक करके निकलते हैं, मेडिकल करके निकलते हैं, कितने इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। अब सोचिए ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का सोसाइटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। रीजन क्या होता है, मेरी बात समझिए आप, कि भाई आप पढ़े लिखे हैं और जब आप पढ़ लिख के बेरोजगार रहते हैं, रोजगार के लिए भटकते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जो अनपढ़ है, गवार है, लेबर है, वो कहेगा पढ़ लिख के क्या फायदा, ये भी तो देखो पढ़े लिखे हैं, कौन सा जॉब पा गए, इनसे ज्यादा तो हम चाय बेच के कमाते हैं, लारी लगा के कमाते हैं, फुल्की बेच के कमाते हैं। हाँ भाई कमाता है वो, तो उस तरह से ये बुरा इंपैक्ट पड़ता है। उसका कमाने का जरिया अलग है, क्योंकि जब आपका मेन एम पैसा कमाना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है,
फिर आप कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। एक होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम में, एक रिस्पेक्टेड वे में कमाना हो, अपनी सोच पे। कोई भी चीज गलत नहीं होती है, लेकिन जब आप इतनी एजुकेशन लेते हैं उसके बाद आप सोचते हैं कि आप उस वे में जॉब पाए या उस वे में अपना बिजनेस सेटअप करें। लारी की जगह आपका रेस्टोरेंट हो, ठीक है, आप उसके ओनर हो, आप बिलिंग काउंटर पे बैठे रादर दिन समोसे छानते हुए, तो फर्क है। क्योंकि उसने वो जॉब किया क्योंकि वो तो एजुकेटेड नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं थे। यू आर एजुकेटेड, इट मींस यू हैव ऑप्शन, एंड इफ यू हैव ऑप्शन तो आपको उस लेवल से काम करना है। समझ में आ रही है? लास्ट ऑप्शन वो होता है कि जब कुछ नहीं है तो कुछ भी करो, बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको फॉलो करो। तो आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता चल गए। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिवाइड करते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। सीजन का मतलब पता ही है कि एक सीजन वाइज ही होता है। फ्रिक्शनल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब आप एक अच्छी जॉब को, नॉर्मल किसी जॉब में होते हुए उसको छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ते हो, उसके बीच में जो गैप आता है टाइम पीरियड का, पिछली जॉब से नई जॉब मिलने के बीच में, उसे फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एजुकेटेड बता दिया कि पढ़े लिखे होने के बाद आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब ना मिलना, आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जॉब ना मिलना, इंडिया में भर भर के है। टेक्निकल, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके रीजन से जो लेबर वो काम करते थे उनको जॉब से निकाल देना, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको बता ही दिया कि स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिस्गाइज मैंने आपको बता दिया कि डिस्गाइज, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि या तो आप उस जॉब के लिए आपकी डिग्री मैच नहीं कर रही है या आपको सैलरी उससे कम मिल रही है, अंडर एम्प्लॉयड हो जाते हैं अगर आप उसमें जाते हैं तो। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां पे जितनों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, और भी टाइप्स हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, बस इसको समझ लीजिए। आप कहेंगे स्ट्रक्चरल पढ़ लिया सर, फ्रिक्शनल पढ़ लिया, साइक्लिक पढ़ लिया, कैजुअल सीजनल पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, डिजिटल पढ़ लिया। सर कैजुअल क्या है भाई? वॉलेंट्री का मतलब मेरे को काम ही नहीं करना, करना ही नहीं है, मनी नहीं है, तो वॉलेंट्री है। हालांकि इस एम्प्लॉयमेंट के होने ना होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। कैजुअल लेबर्स की बात की जाए, जो कभी कभी काम करते हैं कभी कभी नहीं करते हैं, कुछ दिन काम किया कुछ दिन नहीं मन किया, रेस्ट करना, तो कैजुअल ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट मिल जाएंगे, फिलहाल जो पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट था। पोवर्टी की बात करते हैं भाई। गरीबी और गरीबी से रिलेटेड चीजें, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरना गलत है। ये कई सारी पिक्चरों के डायलॉग है, एंड आई बिलीव इन दैट। You are born with the 2 hands, 2 legs, 1 mind. Utilize it. You will not die poor. That's my guarantee. हम भी किसी गरीब परिवार में ही पैदा हुए थे, लेकिन आज चीजें बेहतर हैं। आप भी कर सकते हो, आप तो नॉर्मल है, मिडिल क्लास में हो और ऊपर जा सकते हो। भाई हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है, इसलिए मिडिल क्लास बंदे एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल नहीं डरते। तो चलिए पोवर्टी की बात करें तो पोवर्टी इज द डेप्रिवेशन ऑफ फूड। पोवर्टी बेसिकली कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकता। बेसिक नीड्स में बेसिकली आज भी आपको माना जाता है कि फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। शेल्टर तो आजकल बहुत महंगा हो गया, आसान नहीं है। अगर किसी के पास, जब भाई आधे से ऊपर लोग सिटी में किराए के भाड़े पे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मकान हो या वो मकान का भाड़ा भी देने की कैपेबिलिटी होना भी शेल्टर अफोर्ड करना होता है, ठीक है। तो भाई क्लॉथिंग, व्हेन द पीपल कैन सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। पोवर्टी कैन बी अंडरस्टूड बाय सिंपली अ लैक ऑफ मनी और मोर ब्रॉडली इन द टर्म्स ऑफ बैरियर्स ऑफ एवरीडे ह्यूमन लाइफ। सिंपल केस में पोवर्टी को कहें पैसे की कमी, लैक ऑफ मनी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो बेसिक नीड्स तो आपके कदमों में कंपनी वाले बिछा के अपने आप होम डिलीवरी करके चले जाएंगे। तो भाई पैसे की कमी हो, और या आप अपने डेली जो नॉर्मली है ब्रॉड टर्म में डेली लाइफ को रूटीन नहीं कर पाते हो। डेली लाइफ जो है वो डेली लाइफ इज नॉट गुड। आपकी डेली लाइफ उतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पोवर्टी एग्जैक्टली? तो चलिए इसमें भी वही सारी डेफिनेशन है, मैं इसको बस हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको चीजें और ब्रॉड समझ में आ जाएंगी। पोवर्टी इज द लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज क्लीन वाटर। अब देखिए बेसिक नीड्स को बढ़ाया जाता है। बेसिक नीड्स तो अभी प्रेजेंट टाइम में 8 से ज्यादा हो गए। जैसे अब सैनिटेशन कहा गया, क्लीन वाटर मतलब सैनिटेशन, न्यूट्रिशन खाने में होना चाहिए, हेल्थ केयर, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन भी बेसिक नीड्स में आता है। देखिए बेसिक नीड्स बढ़ रही है, वो 3 तो एकदम प्योर है, उतना रहे तो इंसान सर्वाइव नहीं करेगा। उसके अलावा ये होना चाहिए कि भाई उसको एजुकेशन मिले, क्लॉथिंग मिले, शेल्टर मिले। बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू अफोर्ड देम, दिस रिफर टू द एब्सोल्यूट पुअर्टी। याद समझिएगा,
एब्सोल्यूट पुअर्टी के टाइप्स में पहला आता है एब्सोल्यूट पुअर्टी, जिसमें इंसान अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता, उसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पुअर्टी, एकदम प्रचंड गरीबी जिसे आप कहते हैं उसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है रिलेटिव पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी इज द कंडीशन ऑफ हैविंग फीवर रिसोर्सेज, लेस इनकम देन अदर विद इन द सोसाइटी और वर्ल्ड वाइज एवरेज। जैसे भाई मैं हूं और मेरा नेबर है, अब मैंने पाया कि मेरे नेबर के पास 3 कार है और उसका 3 हाउस है और मेरे पास 1 कार है और 1 हाउस है, तो इसके कंपैरिजन में मैं पुअर हो गया। मैं पुअर नहीं हूं, मैं बेसिक नीड्स, मैं एब्सोल्यूट पुअर नहीं हूं, लेकिन दूसरे के कंपैरिजन में जब आपके पास रिसोर्स कम होना, या एक स्टेट, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, महाराष्ट्र से कंपेयर किया गया झारखंड का, तो उसके कंपैरिजन में शायद झारखंड पुअर निकल गया क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने महाराष्ट्र में है। ठीक है। आपने अपने पड़ोसी से कंपेयर किया, क्या पता आप रिच निकल गया आपका पड़ोसी, तो आप उसके कंपैरिजन में अमीर है। तो रिलेटिव पुअर्टी में 2 चीजों को रख के कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब वो बंदर पुअर नहीं है, बस किसी के कंपैरिजन, जैसे इंडिया वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में पुअर मानी जाएगी क्योंकि उतनी हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं है। ठीक है। टुडे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिकेट एग्जैक्ट एंडिंग प्रॉपर्टी राइट्स स्पेशली टू लैंड टू द पुअर एंड मेकिंग फाइनेंशियल सर्विस नोटेबली सेविंग एसेसिबल। तो अब धीरे धीरे इन सब पे वर्क किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पुअर्टी में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, वही चीज यहां पे है, इसको लिख लीजिए ऐसे डेफिनेशन के साथ, इसको लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिव पुअर्टी। एब्सोल्यूट पुअर्टी का मतलब आप कह सकते हो, प्रचंड वर्ड यूज किया जाता है कि हिंदी में आरंभ है प्रचंड, कि इस तरह की बेरोजगारी हो। और यहां पे आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, यहां पे क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, किसी के कंटेक्स्ट में कंपेयर करके कंफर्म करते हो कि आप उसके कंपेयर में गरीब हो या रिच हो। तो अब आज अपने पड़ोसियों के कंपेयर कीजिएगा, अरे सब छुपा के रखते हैं, दिखा के नहीं देखते। ठीक है, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर्टी क्या है भाई, कैसे कहोगे कि कोई पुअर है? भाई इसका कोई स्टैंडर्ड है सर, कोई स्टैंडर्ड है क्या, कोई स्टैंडर्ड लाइन है? तो जी हाँ, हमारे यहाँ तो पुअर्टी लाइन, हर एक कंट्री में एक पुअर्टी लाइन होती है। इस पुअर्टी लाइन को मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंफर्म किया जाता है, हालांकि फिर इसको बढ़ाया जाता रहता है। ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ पुअर्टी आल्सो कॉज द क्रिएटिंग द पुअर्टी साइकिल। भाई अगर किसी के घर में कोई एक पुअर है तो फिर उसका बच्चा पुअर होगा, वो एक साइकिल होगा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता रहता है, जब तक कि कोई ऐसा खास बच्चा ना निकले जो साइकिल को ब्रेक करे। कहते हैं ना कि व्हील ब्रेकर, पाथ ब्रेकर, वैसा आप भी बन सकते हैं। ठीक है। तो ये केवल एक इंडिविजुअल नहीं, कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड पे भी, एक कंट्री गरीब है तो उसकी आने वाली सरकारी जनरेशन गरीब होती रहती है, तो ऐसा नहीं सब पे ये लागू होता है। हेल्थ, 1/3 of the deaths are due to the poverty related causes. Those living in the poverty suffer from the life expectancy. तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर्टी में अगर आपके यहाँ डेथ बहुत ज्यादा होती है, आपकी कंट्री में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, एडल्ट या बूढ़े ज्यादा मरते हैं बीमारी के रीजन से, तो हेल्थ एक बहुत बड़ा इंडेक्स है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ पे फोकस करोगे। तो अगर आप अपने हेल्थ पे फोकस कर नहीं पा रहे, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, और इसका मतलब आप पुअर हो। ठीक है। तो हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कितने साल कोई पर्सन जिएगा, वो अपने आप पे मैटर करता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हंगर एंड malnourishment आर द सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट ऑफ द वर्ल्ड पब्लिक हेल्थ। तो इसमें भाई हंगर, एक तो भूख, और एक malnourishment का मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, प्रोटीन डाइट्स की कमी होना। इन सारे केसेस में क्या होता है सर, इस सारे केसेस में चाइल्ड मोर्टेलिटी की 5 साल से छोटा बच्चा जब डेथ हो जाए तो उसको, तो पुअर्टी के कुछ लक्षण है भाई, हंगर एंड malnourishment, डेथ ट्रैप, जेंडर इनइक्वालिटी। पुअर, जहां पे पुअर्टी होती है वहां पे आप पाएंगे कि मेल डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एजुकेटेड होते नहीं तो वो मारते। और फीमेल्स का काम क्या है भाई, डोमेस्टिक वर्क करना है। इनका काम क्या है, डोमेस्टिक वर्क। और डोमेस्टिक वर्क करने के बाद इनके साथ वायलेंस भी होता है, जिसे आप कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे ज्यादा शिकार पुअर महिलाएं होती हैं। पति डेली शाम को दारू पी के आता है, इनको पीटता है, अपनी सारी चीजें इनके ऊपर उतारता है, और ये इनहाउ करती है। पुअर हेल्थ, तो ये कुछ फीचर्स हैं, और इससे ज्यादा फीचर्स आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पुअर्टी क्या होती है आप डेली रोड पे देखते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल टॉपिक है, इसके बस में कुछ टर्म्स और पॉलिसी आपको समझाने वाला हूँ, बाकी कुछ चीजें आपको डेली लाइफ से सीखनी है, उसको पढ़ने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है।
ठीक है। तो अब तो हमने पहले रिलेटिव पुअर देख लिया और एब्सोल्यूट देख लिया। अब ये समझ लीजिए, ये समझने की चीज है क्या है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कैटेगरी ऑफ पुअर्टी में क्रॉनिक होते हैं और ट्रांजिशन पुअर होते हैं। इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर, जो हमेशा पुअर होते हैं उन्हें क्रॉनिक पुअर कहा जाता है, ये कभी पुअर्टी लाइन से ऊपर ही नहीं आते। ऑन ट्रांजिशन पुअर का मतलब क्लासिफाइड एज अ चर्निंग पुअर। चर्निंग का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं ग्राफ से। चर्निंग का मतलब होता है हु रेगुलरली मूव इन आउट ऑफ द पुअर्टी लाइन लाइक ए स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर की बात की जाए तो स्मॉल फार्मर के पास छोटी सी खेती है, अगर क्रॉप अच्छी हुई तो भाई वो क्या है, पुअर्टी लाइन से अबव है, और किसी टाइम क्रॉप खराब हो गई तो पुअर्टी लाइन है इसके बिलो आ जाता है। तो स्मॉल फार्मर भाई खेती पे डिपेंडेंट है। अब खेती पे डिपेंडेंट है तो अगर उसकी फसल अच्छी होती है तो हो सकता है पूरे साल वो रहे, लेकिन अगले साल फसल खराब हो गई दोनों सीजन की तो वो पुअर्टी लाइन के अंदर आ जाएगा, कर्जे में आ जाएगा। ठीक है। एंड ओकेजनली पुअर का मतलब होता है बिजनेस पर्सन, जैसे बिजनेसमैन है, ओके, या कोई रिच पर्सन है। अब कोइंसिडेंट उसका धंधा खराब हो गया, बहुत ज्यादा घाटा हो गया, ये पुअर्टी लाइन है। ठीक है। पुअर्टी लाइन में जब आप ट्रांजिशन पुअर की बात करेंगे तो ये ऐसे चलते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। और जो ओकेजनल पुअर की बात करेंगे आप, किसकी, ट्रांजिशन पुअर की बात करेंगे तो ये पुअर्टी लाइन में ऐसे हैं कि हमेशा ऊपर ऊपर रहते, कभी नीचे आ गए फिर ऊपर चले गए। ये ग्राफ से आप समझ लीजिए कि ये रैंडम किसी रीजन से अचानक पुअर्टी में कोई भी आ सकता है। आपके घर में 3 लोग कमाने वाले हैं, किसी ट्रिप पे गए, तीनों की डेथ हो गई, 2 की डेथ हो गई, तो भाई सोर्स ऑफ इनकम घट गया, आप धड़ाक से पुअर्टी लाइन के नीचे आ गए। तो पुअर होने में टाइम नहीं लगता, रिच होने में टाइम लगता है, पुअर होने में टाइम नहीं लगता। आपके कमाने वाले सोर्स की डेथ हो जाए या कुछ कैजुअलिटी हो जाए या बिजनेस में लॉस हो जाए। ठीक है। नॉन पुअर दे आर नेवर पुअर। ओके, नॉन पुअर क्या होते हैं, ये कभी भी पुअर नहीं होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ से समझ लीजिए, वही चीज मैं आपको ग्राफ से समझाने वाला था, वहां भी यहां पे देख लीजिए आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑलवेज पुअर, ये पुअर्टी लाइन है, इसके नीचे है। यूजुअली पुअर, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स की बात की गई, तो भाई ये जिस टाइम क्रॉप कटती है उस टाइम तो इनके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, तो देखो ऊपर चले गए। अदरवाइज जब तक बाकी सारे सीजन में क्या होते हैं, नीचे ही होते हैं। ठीक है। चर्निंग पुअर्स में सॉरी, ये स्मॉल फार्मर्स का था, माय बैड। तो चर्निंग पुअर्स में देखिए सीजन वाइज अप एंड डाउन, जिस सीजन क्रॉप कट रही है ऊपर आ रहा है, अदरवाइज नीचे रह रहा है। ओकेजनली पुअर, जैसे बिजनेसमैन हो गए, कभी कभी नीचे आए, या हम मिडिल क्लास हो गए, तो भाई मिडिल क्लास में भी क्या होता है, मिडिल क्लास अगर अपर मिडिल क्लास है तो समझ लीजिए कि ये हमेशा ओकेजनली पुअर है। ओकेजनली पुअर है या नॉन पुअर कैटेगरी में, नेवर पुअर में है। अब बात आती है कि सर ये पुअर्टी लाइन है क्या, और पुअर्टी लाइन का स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टैंडर्ड है। क्लास 9th का में इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया गया है, क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में पुअर्टी लाइन के स्टैंडर्ड पढ़ाए गए हैं। चलिए समझ लेते हैं क्या है। देखिए पुअर्टी लाइन किसी भी, हर एक कंट्री की पुअर्टी लाइन डिफरेंट होगी, हर एक कंट्री की पुअर्टी लाइन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कुछ डेटा पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं, और पुअर्टी लाइन को मिनिमम रखा जाता है, कि मिनिमम पे रखा जाता है कि इतना अगर कोई कंप्लीट कर ले तो पुअर्टी लाइन के ऊपर है, उसको बहुत ही लो लेवल पे रखा जाता है बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग। तो poverty line is a cut-off point of the line distribution which usually divide the population of the country in poor and non-poor। कैसे? poverty line का जो मेजरमेंट है वो poverty हर एक कंट्री में अलग होता है। ठीक है। पीपल हैविंग इनकम, जो poverty लाइन से बिलो रखेंगे उन्हें पुअर कहा जाएगा, और जो जिनकी इनकम poverty लाइन के ऊपर चलेगी वो नॉन पुअर। तो देखते हैं हमारे poverty लाइन का स्टैंडर्ड क्या है, हमें वो डिस्कस करना है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो समझते हैं poverty लाइन की अगर आप बात करेंगे, इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मतलब एमपीसी, 1 मंथ में जितना खर्चा आता है, जितना खर्चा जरूरी है, जितना खर्च जरूरी है, उसके हिसाब से हम क्या लगाते हैं, हमारे यहाँ क्या चलता है, पुअर्टी लाइन को मंथ बेसिस पे निकाला गया। क्या है देखते हैं। एक तो कैलोरी बेसिस है, कैलोरी बेसिस किसको डिसाइड करेगी, न्यूट्रिशंस को डिसाइड करेगी। ठीक है। और एक है मॉनेटरी बेसिस, मनी के बिहाफ पे कि कितना मिनिमम पैसा चाहिए। तो पहले जानते हैं रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में एक पर्सन को 2400 कैलोरी मिनिमम खाने को मिलनी चाहिए, उसके खाने में मिनिमम 2400 कैलोरी अगर मिलता है एक पर डे, ये मंथ नहीं है, पर
डे है, मंथ में 2400 कैलोरी मर जाएगा इंसान, क्योंकि रूरल एरिया में लेबर वर्क लोग ज्यादा करते हैं और सिटी एरिया में इसी को रखा गया है 2100। अगर आप इतनी कैलोरी किसी तरह से अपने फूड में स्टोर करते हो तो आप पुअर नहीं माने जाओगे। किस बेसिस पे? मिनिमम कैलोरी के बेसिस पे, याद रखिएगा, पर डे का है। लेकिन जब आप मॉनिटरी करते हैं तो इसमें जो है ये 2011-12 का डेटा याद रखिएगा, 11-12 के सेंसेक्स से है ये बढ़ भी जाएगा जब 2022-21 का आएगा, 22, 23, 24, 25 जब भी आए, इलेक्शन के बाद आए, हमें नहीं पता। तो 2011-12 में बोला गया कि अगर आप रूरल एरिया में हैं तो 816 रुपीज पर मंथ है, ये याद रखिएगा, ये मंथली होगा आई थिंक, डे नहीं। एक दिन में 800 रुपए कमाए तो इंसान कभी ना पुअर हो भाई। एक दिन के 800 मतलब महीने की 24,000 की सैलरी हो गई, और सिटी एरिया में 1000 रुपीज रखा गया है, तो मतलब मंथ का 30,000, इसके हिसाब से तो अच्छे खासे पुअर निकल जाएंगे। ये मंथली है, ठीक है, कि एक मंथ में 1000 रुपए एक पर्सन का, ऐसा, ठीक है। तो इसके हिसाब से निकाला गया कि अगर इतना कमाता है, ठीक है, यहां पे लिखा गया पर डे, यहां पे लिखा है मंथली पर कैपिटा, एक महीने में 816 रुपए में कैसे काम चलेगा पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये एवरेज, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि पॉसिबल है, मतलब पर डे जोड़ा जाए तो 30 से 32 रुपए अगर आप कमा लेते हो तो आप पुअर नहीं हो। 32 रुपए में क्या होगा? जब ये इंडेक्स आया था उसको क्रिटिसाइज, लेकिन ये पूरे जो डेटा कलेक्ट करती है उसी के बिहाफ पे गवर्नमेंट देती है, तो डेटा होता है, डेटा अपना सच बोलेगा जो भी कैलकुलेशन आएगी। अब वो डेटा किस तरह से कलेक्ट किया गया उस पर सवाल उठाया जाता है, ठीक है। क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है पुअर्टी लाइन को? जैसे मैंने बोला, तो क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है समझिए। द मेथड ग्रुप्स ऑफ ऑल पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर। अब देखिए बोला गया पुअर, अब पुअर की पुअर्टी लाइन में एक बंदा यहां पे है पुअर्टी लाइन में और एक बंदा यहां पे है पुअर्टी लाइन में। इस पुअर्टी लाइन में हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि किसको, जो ज्यादा नीडी है, जिसको ज्यादा जरूरत है, उसको ज्यादा हेल्प चाहिए, लेकिन हेल्प चाहे आप यहां हो चाहे यहां हो, सबको इक्वल मिलती है। इससे क्या होता है, ये तो जल्दी से ऊपर आ जाता, लेकिन ये बताता भी नहीं कि मैं ऊपर आया हूं, क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है, लाभ कोई नहीं छोड़ना चाहता, और ये उठ के यही रह जाता है। तो जो बहुत ज्यादा पुअर है और जो हल्का पुअर है उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम। दूसरा, दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई द पुअर एज ग्रुप टू बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट। वही चीज है कि हमें गवर्नमेंट ये तो कंफर्म कर लेते कि ये पुअर है, लेकिन उसमें किसको ज्यादा जरूरत है ये गवर्नमेंट पता नहीं कर पाती है, तो सबको इक्वली मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक और तरीका है इसमें पता करने का, इसे कहते हैं नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया। इसे हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ पुअर्स इंडिया में हैं। When the number of poor is estimated in the proportion of people below the poverty line, it is known as head count ratio. Head count ratio के हिसाब से देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है और कितने लोग पुअर्टी लाइन के नीचे, उनको डिवाइड करके रेशियो निकाल लिया जाता है। ऑफिशियल डेटा ऑफ पुअर्टी, सवाल यहां से आएगा, यहां से सवाल आता है कि पुअर्टी का ऑफिशियल डेटा कौन देता है, तो यह प्लानिंग कमीशन, अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन। पब्लिक को प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाती है उसके पास आता है, लेकिन यह डेटा कलेक्ट कौन करता है? प्लानिंग कमीशन तो गवर्नमेंट के अंदर आ गई, नीति आयोग के अंदर आ गई, प्राइम मिनिस्टर के अंदर, होम मिनिस्ट्री में, लेकिन उसको देता कौन है? तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ का काम है इस डेटा को कलेक्ट करना कि क्या पुअर्टी लाइन का, जैसे जो नया आएगा सेंसेक्स जब भी 2024-25 में आए तो उसमें पुअर्टी लाइन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब इंडिया में लगभग में इतना सभी लोग कमा लेते हैं, गवर्नमेंट फ्री राशन वगैरह दे रही है, वो किस लिए दे रही है? इसी पर्पज से दे रही है, तो अब तो खाने पीने की कमी नहीं है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे पुअर्टी लाइन का स्टैंडर्ड ऐसा हो कि जिसके घर में एक कार है, जैसे यूएसए में अगर एक कार है तो पुअर है, 3 कार हो तो नहीं पुअर है, तो कभी ऐसा हो कि सबके पास 2 पहिया होना चाहिए, घर होना चाहिए। जब आपकी पुअर्टी लाइन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मतलब आपके कंट्री में पुअर्टी कम हो रही है, मतलब खाने पीने हेल्थ की तो इशू ही नहीं है, अब तो देखना कितनी लग्जरियस लाइफ जी सकते हो आप समझ रहे हो, उस तरह से, ठीक है। 3 मेजर प्रोग्राम। अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, क्या गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है? तो जी हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे आप पीडीएस कहते हैं, या इसे अंत्योदया योजना ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब देखिए, इसमें सीधी बात है, फ्री राशन दिया जाता है हर एक स्टेट में। आपको पता है ना, इंडिया में 1 नेशन 1 कार्ड हो गया, मतलब आप कहीं के भी नागरिक हो, आपके पास राशन कार्ड है तो आप किसी भी स्टेट में वो राशन ले सकते हो, ऑटोमेटिक पंचिंग आधार कार्ड से लिंक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम,
इंटीग्रेटेड चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए आंगनवाड़ी खोली गई, आंगनवाड़ी ओपन की गई है हर गांव में, जिसमें स्पेशली बच्चों का ध्यान दिया जाता है टीचर्स के थ्रू, छोटे बच्चों का। मिड डे मील स्कील, दोपहर का खाना, नून जो दोपहर का खाना है वो कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट स्कूलों में, स्कूल में मिलता है। हालांकि इन सब में बहुत सारे करप्शन है, सब में करप्शन पाया गया, सब में धांधली है, लेकिन चलाया गया तो मिल रहा है। अभी कल ही एक किसी वीडियो में देखा, डीएम गए थे तो खाना तो मिल रहा है, लेकिन खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो मेन्यू लिखा है और जो मिलना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। गवर्नमेंट की तरफ से पूरा बजट जा रहा है, इसमें फ्री राशन मिलता है। कहते हैं ना, हर एक परिवार पे 5 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, फिर थोड़ा चना, नमक, ऑयल। कोविड में बहुत ज्यादा बांटा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ग्रेन की कमी नहीं है, तो हम अपने यहाँ के गरीब जनता को अच्छा खासा खिला सकते हैं 2-3 साल। अगर कुछ भी ना ग्रो हो तो इतना ग्रेन हम कलेक्ट करते हैं और उगाते हैं। तो ग्रेन के मामले में क्या है, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं ऑलरेडी। ओके, चलिए आगे समझते हैं इसको, कुछ स्लाइड्स और हैं। तो इसके अलावा भाई केवल खिला देने से कोई गरीबी नहीं जाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो। अगर कोई इंसान खुद काम करने लगे तो फिर बात ही खत्म है, वो गरीबी नहीं होगा। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें गांव को टारगेट किया गया कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। किस तरह की? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया और स्मॉल एरिया, जिसमें खादी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया कि आप खादी इंडस्ट्रीज लगाइए, हम आपको क्या देंगे? लोन, बैंकों से इजिली लोन प्रोवाइड करवाएंगे, आप इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। इससे भी फायदा हुआ भाई, लोगों को रोजगार मिल गया, अपना खुद का बिजनेस हो गया। और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है भाई। इसमें क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एरिया, एंड इसमें अर्बन एरिया को के फैमिलीज को भी, जिनकी लो इनकम है, उनको टारगेट किया गया और उनको फाइनेंशियल हेल्प दी गई इंटरप्राइजेस सेटअप करने के। ठीक है, और आपको पता है 7 लाख से ज्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप किए गए और इस स्कीम के थ्रू 3 लाख लोगों से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो गवर्नमेंट की इस स्कीम से बेरोजगारी में काफी कमी आई उस टाइम पे। और लास्ट आ जाते हैं मनरेगा, ये याद रखिएगा, इसको याद रखना जरूरी है। इसे कहा जाता है महात्मा गांधी 2006 में ये आई थी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंदर बोला गया कि 100 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को, चाहे स्किल्ड लेबर हो या नॉन स्किल्ड लेबर हो, स्किल्ड हो आप या नॉन स्किल्ड लेबर हो, सबको 100 डेज का रोजगार कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी। और ये अपने आप में अच्छी खासी सक्सेसफुल योजना रही, जिसमें एम्प्लॉयमेंट 100 डेज प्रोवाइड करवाया जाता था और मिनिमम वेजेस दिए जाते थे। मिनिमम वेजेस उस टाइम पे जो भी थे 2006 में, उसको रखा गया। उस टाइम पे मुझे याद है कि 125 रुपीज से स्टार्ट हुआ था। 125 रुपीज 2006 में अच्छी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम गांव में ये हार्डली 70 to 80 रुपीज ही लेबर्स को मिलता था। तो उसके बाद से लेबर्स की एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने 125 रुपए रखा, तो मिनिमम प्राइवेट में भी अगर वो काम कर देते थे तो 100 से 110 रुपए मिल जाते थे। कहाँ 70-80, कहाँ ये 110 मिलने लगा। कभी कभी तो 120 भी ले लेते थे, क्योंकि सरकारी रेट आ गया था। तो इससे गरीबों की हालात में काफी ज्यादा सुधार हुआ। ओके, और नियरली 2013-14 में 5 करोड़ हाउस होल्ड गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर दिस लॉ। और ये बात सही है, मनरेगा एक ठीक ठाक योजना थी। तो इसी के साथ आपका पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक ओवर होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ मिलते रहिए। मैं शिवम पांडे आपको जब भी मिलूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बाद में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एवरीवन।